कि जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, के लिए एक रोक लगाया जाता है कि जिस राज्य के वो निवासी हैं उस राज्य के वो राज्यपाल नहीं हो सकते। बहुमत की सरकार है, जिसकी मेजोरिटी होगी वो उसकी पावर होगा, तो मेजोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप शॉर्टकमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए, ये माइग्रेशन ऑफ लेबर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के लिए, कैसे इसको दूर किया जाए? जुडिशियल रिव्यू की बात चल रही थी कि लोकहित में जो चीजें होंगी सरकार जो बना देगी अपने डेमोक्रेटिक अधिकार से, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार से। May I come in, sir? भाई Good morning, sir. बैठिए। Thank you, sir. अंकित कुमार, Yes, sir. आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक हैं। Yes, sir. आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आपने PSIR ऑप्शनल रखा है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, तो कैसे मैनेज किए थे दोनों को? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिस समय कर रहा था उसी समय मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब सब्जेक्ट पढ़ा, तो मुझे पॉलिटी थोड़ा इंट्रीगिंग लगा, इंटरेस्ट आया उसमें। फिर सर मैंने जब ऑप्शनल का अदर बेनिफिट भी देखा, जैसे जीएस पेपर 2 में या फिर एसए वगैरह में, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा, तो इसलिए सर मैंने सेलेक्ट किया। ये बताइए कि जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, के लिए एक रोक लगाया जाता है कि जिस राज्य के वो निवासी हैं उस राज्य के वो राज्यपाल नहीं हो सकते, ऐसा क्यों? सर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैंडेट नहीं है, लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं ताकि सर वहाँ पे जो सीएम और गवर्नर के बीच में रिफ्ट देखने को मिलता है जनरली, हमें फेडरलिज्म का जो एक मेजर इशू है ये ना एग्जिस्टेंस में ना रहे और स्मूथली फंक्शन करे स्टेट का फंक्शन, इसलिए। एक और बड़ा मेजर रीजन है, केवल कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी होते ही है कॉन्फ्लिक्ट। ताजा एग्जांपल दिल्ली है, सबसे बेहतर एग्जांपल है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पे सीएम के बीच में। ऐसा नहीं है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट रोक सकते हैं, एक मेजर रीजन बताइए जिसकी वजह से इसे लाया गया। सर एक और रीज़न मुझे ये लगता है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हम ढूंढते हैं गवर्नर में। गवर्नर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, बस अलग स्टेट से अलग स्टेट भेज दिए जाते हैं। यस सर, सॉरी सर, ठीक है, आई विल गो एंड रीड अबाउट इट। गवर्नर अपने राज्य में रहेंगे तो कुछ अपने स्टेट के लोगों को कुछ डिसफेवर कर सकते हैं ना? यस सर, ये हाँ सर, फेवर कर सकते हैं। और सर गवर्नर का पोस्ट हमारे यहाँ रहता है सेंटर का थोड़ा स्टेट के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे, इसलिए तो मे बी सर ये एक रीज़न है। ये बताइए, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 4x4 जो व्हीकल्स होते हैं Yes. वो डिफेंस में क्यों दिए जाते हैं? ज्यादातर डिफेंस और पुलिस पर्सन्स को 4x4 दिए जाते हैं, क्या बेनिफिट है उसके? सर 4x4 व्हीकल में चारों जो टायर्स रहते हैं वहाँ पे इक्वली इंजन का सपोर्ट रहता है, और जब हम वहाँ पे हिली एरिया में या डिफ़िकल्ट टेरेन में इसको ऑपरेट करते हैं, आर्मीज़ वगैरह में, डिफेंस वगैरह में, तो वहाँ पे सर ये हमें हेल्पफुल साबित होता है ट्रूप मोबिलाइजेशन के लिए, या फिर जो एम्यूनिशंस ऑर्डिनेंस है ये सब ये मोबिलाइजेशन के लिए, इसलिए सर 4x4 यूज़। अच्छा, आप देखे होंगे हालिया दिनों में बहुत ज्यादा विमान दुर्घटनाएं देखने को मिल रहे हैं। इधर 2024 के पहले ही सप्ताह में 3-4 विमान दुर्घटना देखने को मिला। पटना से इंडिगो का, अमेरिका की अलास्का एयरलाइंस का, जापान में एक दुर्घटना हो गई। आपको क्या लगता है, हवाई यात्रा सुरक्षित है कि नहीं? सर बिल्कुल सुरक्षित है हवाई यात्रा। ये सर थोड़ा सा इसमें हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने की ज़रूरत है, सही से सारे एयरलाइंस के बीच में समन्वय करने की ज़रूरत है, इसी के कारण ये थोड़ा सा इंसिडेंट हो रहा है। और सर पायलट्स वगैरह का बेटर ट्रेनिंग ज़ीरो सेफ्टी अप्रोच के साथ करने की ज़रूरत है सर। जापान में दुर्घटना कैसे हो गई थी, विमान दुर्घटना? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। आपका PSIR ऑप्शनल रहा है। अरस्तु के बारे में जानते हैं? यस सर। उनके सबसे ज्यादा आपको कौन से विचार ने प्रभावित किया आपको? सर एरिस्टोटल को जब मतलब टोटली पढ़ा मैंने, उसमें सबसे अच्छा उनका जो व्यू मुझे लगता है वो जो पॉलिटिकल एनालिसिस देते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का एनालिसिस देते हैं, तो वो कहते हैं सर कि जो पॉलिटी है एज अ सिस्टम वो बेस्ट है काम करने के लिए। डेमोक्रेसी को भी वो साइड लाइन करते हैं, लेकिन सर वो इस प्रोसेस में डेमोक्रेसी के नेगेटिव्स को हाईलाइट करते हैं, जो हमें आगे इम्प्रूवमेंट के लिए
एक ये टॉर्च बेयरर का काम करता है कि कैसे मोबोक्रेसी में टर्न हो सकता है डेमोक्रेसी, डेमोगोगिक लीडर अगर आ जाते हैं तो, और वर्चुअस अगर डिसीजन नहीं लेती है जनता तो कैसे डेमोक्रेसी के नेगेटिव्स भी आ सकते हैं। तो ये उनका सबसे अच्छा लगता है। आपने गहराई से पढ़ा है, आपको लगता है कि इंडिया डेमोक्रेसी से मोबोक्रेसी की ओर मूव कर रहा है? सर मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी से मोबोक्रेसी नहीं, लोगों के अंदर और ज़्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पेनिट्रेशन हो रहा है और ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। मैं कहूँगा सर मोबोक्रेसी की तरफ तो नहीं मूव कर रहा। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, इनकी एक तो अच्छाई है, ये है कि ये जो ग्राउंड रियलिटी के मुद्दे होते हैं, जो छोटे मुद्दे होते हैं, इन्हें ये बेहतर ढंग से उठा देते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में केंद्र सरकार की टांग लड़ा देते हैं। जैसे तीस्ता जल विवाद में बंगाल, यस। तमिल समस्या को लेके तमिल की रीजनल पार्टियां। आपको क्या लगता है कि ये रीजनल पार्टियां भारत के लिए बेटर हैं या फिर एक नेशनल पार्टी का ही सही रहना चाहिए? सर चाहे नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, दोनों के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। रीजनल पार्टी सर हमें देखने को मिली है कि कुछ कुछ चीज़ों में उनके कारण, उनके एग्जिस्टेंस के कारण रिफ्ट रहा है। जैसे आपने इंटरनेशनल इशू बताया, पैरा डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं सर। लेकिन सर साथ में हमने ये भी देखा है कि रीजनल पार्टीज़ के रहने से इंक्लूसिवनेस आया है डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो कोलिशन पॉलिटिक्स के टर्म में हो जहाँ पे कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी होती है, चाहे वो रीजनल इंटीग्रेशन की बात हो, या फिर जो हमारे इंटीग्रिटी के अगेंस्ट चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं सर सोसाइटी में, सेसेशनिज्म या फिर सेपरेटिज्म, इन सब को कर्व करने में ये प्रेशर वाल्व की तरह काम करता है। रीजनल पार्टीज जो होती हैं, उनका अपना मुद्दा सर्वोपरि होता है। यस। सपोज कोलिशन की गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट है, और उसका कोलिशन जो है वो किसी रीजनल पार्टी से है। ऐसी रीजनल पार्टी जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, बट वहां पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैच नहीं करती है, और अगर वो पार्टी अपना समर्थन हटा देगी तो केंद्र सरकार में सरकार गिर सकती है। तो इस एस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर राष्ट्रीय मुद्दा प्रभावित हो रहा है, तो हम इसे नकार नहीं सकते। तो आपको लगता है इस पे कोई एक मशीनरी बननी चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय पार्टी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप न करें? सर मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल मैकेनिज्म की ज़रूरत है, रादर देन जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे जोनल काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं या इंटर स्टेट काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं, उनमें हम पार्टियों को और वोकल बनाएं और उनके नीड्स को फोकस करके चलें, जो कि कर भी रही है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट। उल्फा का हमने देखा अग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ होम मिनिस्ट्री के साथ। तो सर ये सारी चीज़ें हम जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसके थ्रू एड्रेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक। नहीं, आप अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक्चुअली हम तो पहले से दूसरा सोच रहे थे, लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी पर बात कर रहे थे, स्पेशली इन कंटेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये बताइए कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए सक्सेसफुल है, इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसको आप जज करके कहिएगा कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी यहाँ चल रही है? एक दो बताइए। सर सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है कि उस कंट्री में वोटर टर्नआउट कितना बढ़ रहा है, क्योंकि सर ये दिखाता है कि उस कंट्री में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हैं इंस्टीट्यूशन से। तो वोटर टर्नआउट परसेंटेज का बढ़ना सर, और दूसरा हो गया सर इलेक्शंस के टाइम पे कितना ज़्यादा प्रो पीपल एजेंडा मैनिफेस्टो जो लेकर के आ रही हैं पार्टियां, उनको सपोर्ट मिल रहा है लोगों के थ्रू। मतलब रादर देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या कोई अलग अलग तरीके का जो पॉलिटिक्स है सर, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट पे अगर फोकस जा रहा है, कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट पे फोकस जा रहा है, तो ये सर मुझे लगता है। ये तो डेमोक्रेसी के बताया, हम ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी के सक्सेस तो मोबोक्रेसी हो गई जो आप बता रहे हैं, और जो भी बताते हैं मेजिटेरियनिज्म हो गया कि मेजोरिटी जो चाह रही है वही डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी के, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? सर पहले तो मैं पिछले पॉइंट पे बोलूँगा कि जैसे जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ सर, तो यहाँ पे माइनॉरिटी के कंसर्न्स को भी एड्रेस करना है, या फिर अलग अलग जो सोशली डिप्राइव्ड हैं या सप्रेस्ड हैं उनको भी। और सर दूसरा मैं अगर ये अभी आ रहे हैं आप, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए सबसे टॉप मोस्ट पैरामीटर ये है कि एवरी सिटीजन ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुड फील that he is also part of government. Yes sir, sense of belongingness. Sense of belongingness. Do you feel कि हर सिटीजन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में belongingness का सेंस फील कर रहा है अभी?
Yes, sir. In my opinion, there is everything for everyone in our constitution and our नहीं, वो political तो है system. आपका, तो ये आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो नेचुरल है, स्लोगन है, बट एवरी सिटीजन शुड फील लास्ट मैन कि हम भी पार्ट हैं गवर्नमेंट। सर है सब, सभी के लिए है सब चीज, और अगर कहीं पे है थोड़ा सा ये फील कंसर्न, कराना है ना। ये देखिए डेमोक्रेसी में क्या है, डिसीजनों का मेजोरिटी है, बहुमत की सरकार है, Yes. जिसकी मेजोरिटी होगी उसकी पावर होगा, तो मेजोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप शॉर्ट कमिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े हैं, यस सर। क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है? सर शॉर्ट कमिंग यही है, मेजोरिटेरियन टेंडेंसी का आ जाना या मोबोक्रेसी का आ यही जाना। अल्टीमेटली मोबोक्रेसी की तरफ जाएगा। जो फैसला चाहेगी मेजोरिटी अगर ये चाह ले, अगर इस पर कंसीडर नहीं करेगा, मेजोरिटी अगर ये फैसला कर ले कि यहाँ के जो आबादी है बैकग्राउंड की या मुशायरों की आबादी Yes. है, उनको हम नहीं रहने देंगे, मेजोरिटी का डिसीजन है, तो पास हो जाएगा कानून। नहीं सर, मेजोरिटी गवर्नमेंट के साथ साथ रूल ऑफ लॉ भी एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ। हाँ। हमारे जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है सर, जो इन सब चीज़ों पे आर्बिट्ररी एक्शंस पे रोक लगाते हैं, बेसिक तो स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट जो लॉ हमारा है, वो तो कहेगा कि जो भी किया है इन्होंने डेमोक्रेटिक वे है, एस्टैब्लिश है, जो भी प्रोसीजर इनका है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। लॉ कह रहा है कि भाई कोई प्रपोजल आवेगा, उसमें वो उसका विधानसभा में आएगा, डिस्कशन होगा, जो मेजोरिटी होगी उसका निर्णय हो जाएगा। तो एक बिल्कुल ही लॉ के अकॉर्डिंगली किया गया, एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ के अनुकूल किया गया। जुडिशरी क्या करेगी? कोई गलत नहीं है। सर हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी एग्जिस्ट करता है। आप बताएं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम सिर्फ लॉ के प्रोसीजर का फेयरनेस नहीं चेक करते हैं सर, हाँ। हम ओवरऑल सब्सटेंसिवनेस देखते हैं कि जस्टिस का जो मोटिव है वो डिलीवर हो पाया है कि नहीं इन रियल सेंस रादर देन मेजोरिटी। कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ प्रोसेस में तो ये नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहाँ से आ गया? ये सर हमने बोरो किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ड्यू प्रोसेस ऑफ कब हाईलाइटेड हुआ हमारे डेमोक्रेसी में? लॉ। सर मेनिका गांधी जजमेंट है। अच्छा, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे वो क्या से भूल गए, लॉ में हम लोग बात कर रहे थे। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, इसमें तो बाज़ाब्ता सेकुलर संविधान है, प्रियम्बल में ही मेंशन है। यस सर, प्रियम्बल में मेंशन कर दिया गया क्या वर्ड? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म। जब नहीं मेंशन किया गया था तो हमारा संविधान सेकुलर था कि नहीं? सर बिल्कुल था। क्या जरूरत थी इसको मेंशन करने की? इस वर्ड को उसमें इंसर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? तो सर इस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है कि जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस दिखाता है, आइडेंटिटी कार्ड है। तो सर उसमें वर्ड मेंशन हो या ना हो, उससे हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस घट या बढ़ नहीं जाता है। हाँ। लेकिन वो सर एक डिक्लेरेशन के फॉर्म में दिखाता है। कोई भी अगर प्राइमा फेसी पढ़ने जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो उसको पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा कि दिस इज व्हाट इंडिया एग्जिस्ट फॉर, दिस इज व्हाट इंडिया का एसेंस क्या है। तो सर वहां से पता चलता इंडिया है। का एसेंस तो फ्रेमर्स ने ही प्रिस्क्राइब कर दिया था। सेकुलरिज्म कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर आर्टिकल 25, 26, 27 इन सब आर्टिकल्स में सर फिर इक्वालिटी में भी जब हम देखते हैं, जब सबकी इक्वालिटी की बात की जा रही है तो वहाँ भी स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो सर ओवरऑल सेकुलरिज्म मल्टीपल आर्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है सर। स्टेट वो जो राइट्स दिए गए हैं वो सब स्टेट के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट्स को आप रेफर कर रहे हैं। यस सर। फंडामेंटल स्टेट के लिए क्या डायरेक्शन है, कहाँ पर है स्टेट क्या करेगा? यस सर, सर स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन दिया गया है। तो सर उसमें एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड और ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए उनको डायरेक्शन दिया गया है सर। स्टेट में उसमें तो कह दिया गया है कि स्टेट शेल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द यूनिवर्सल सिविल कोड। अगर यूनिवर्सल सिविल कोड लागू दिया जाएगा तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो जिनका पर्सनल लॉ है, जो कहते हैं कि हमको ये संविधान में इतनी आज़ादी दी गई है कि हम अपने तबीयत का, अपनी चॉइस का धर्म अपना सकते हैं, तो उनके जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी कॉमन सिविल कोड लाने पर। सर कॉमन सिविल कोड का एसेंस ये नहीं है कि किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाएं। वो है सर कि मल्टीपल रिलीजन्स का जो एक कॉमन थीम होता है, जैसे कि मैरिज हो गया
या फिर प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस वगैरह का जो प्रोसेस हो गया। सबका अलग अलग है। हाँ सर, अलग अलग है, बट सर इनको रेगुलेट करें ताकि जो ऑर्थोडॉक्स बेसिस पे कुछ कुछ डिसीजंस एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कुछ नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको थोड़ा रैशनल वो दिया जाए ताकि लोग अपने राइट्स को सही से इंजॉय कर पाएं, जो हमारा मॉडर्न आइडिया है उनके बेसिस पे। ये है मेंशन, वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं सर, यूसीसी में किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूसी को मेंटेन किया, ये फ्रेमर्स ने, उनके पीछे क्या तथ्य था जिसको ये इस बात को मेंशन किया गया कि स्टेट शैल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस यूनिवर्सल सिविल कोड? सर इसमें पूरे कंट्री को एक लॉ के अंदर पिरोना ताकि हर सोसाइटी को एक जैसा रेगुलेट किया जा सेक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यस सर, इंटीग्रेशन। चलिए सर। अच्छा ये बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, स्लोगन? लाल बहादुर शास्त्री जी ने सर, कब हमारे दिया? फॉर्मर पीएम। जब दिया? क्यों सर दिया? तो हैप्पी सर ये 1962 का जो वॉर हुआ था हमारा चाइना के साथ, उसके बाद हमारे देश में काफ़ी अन्न की प्रॉब्लम हो गई थी, अनाज की, तो उन्होंने ये नारा दिया था कि हमें जवानों का भी हौसला बढ़ाना है और किसानों को भी सहारा देना है, ताकि मतलब हौसला बढ़ाना है ताकि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी एंड ऑल मेंटेन। और भी कुछ उसके साथ एडिशन किया? सर बाद में आई थिंक हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उनके द्वारा ही? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। उन्होंने नहीं कहा था कि एक शाम का भोजन छोड़ देना? अच्छा वो सर, मुझे लगा सर नारे में, हाँ नहीं, उन्होंने ट्यूसडे को बोला था चलिए सर ये एक बताइए, इम्पोर्टेंट लोकल लैंग्वेज ऑफ बिहार कौन कौन से हैं? कुछ इम्पोर्टेंट नाम बताएं। यस सर। सर और कहाँ कहाँ बोले जाते हैं? एक तो सर मगही है, जो कि सर आई पर्सनली ये प्रैक्टिस है एज अ हॉबी। और सर उसके बाद मैथिली हो गया। और ये कहाँ बोला जाता है, कौन मैथिली से क्षेत्र में? मिथिला बेल्ट में सर। कौन कौन मधुबनी region। एरिया उससे कनेक्टेड कर सकते हैं आप? सर मधुबनी और अररिया ऊपर का बेल्ट, दरभंगा का कुछ पार्ट सर। और थर्ड? और सर सीतामढ़ी बेल्ट। नहीं नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, हो गया, आगे बढ़िए। तीसरा लैंग्वेज? तीसरा लैंग्वेज सर उर्दू भी हमारे यहाँ बोला जाता है सर, लोकल लैंग्वेज, सॉरी सर। यही दो भी याद है। भोजपुरी नहीं याद है यस सर, आपको? भोजपुरी लैंग्वेज। इतना ज्यादा ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये माइग्रेशन ऑफ लेबर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के लिए, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, कैसे इसको दूर करना? यस सर। सर माइग्रेशन एक मेजर इशू है हमारे बिहार में, और इसको हम लोग अगर रीज़न वाइज देखें कि क्या कारण है, तो दो फ्रंट पे देखने को मिलता है, एक तो पुल फैक्टर और एक पुश फैक्टर सर। तो हमारे यहाँ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी की कमी है और सर्विस डिलीवरी की कमी है, वो पुश फैक्टर की तरह काम कर रहा है। और सर पुल फैक्टर जो दूसरे शहरों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है रैपिड, और वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये पुल फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं, लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं। तो सर हम अगर दोनों फ्रंट पे काम कर ये पुश फैक्टर पे अगर काम करेंगे तो लोग यहाँ रुकने लगेंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, या इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना, या फिर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, हेल्थ, इन सब की फैसिलिटी को बेटर करना। तो सर एड्रेस हो सकता है सर माइग्रेशन। बिहार में फ्लड बहुत ज्यादा आता है, क्या कारण है इसका? सर सबसे बड़ा कारण तो जो हिमालयन रिवर्स हैं, पेरेनियल रिवर्स जो हमारे यहाँ फ्लो करती हैं, उनका रैपिड स्पीड, जिसके कारण सर थोड़ा सा भी सिल्टेशन वगैरह का प्रॉब्लम हुआ तो अपना पाथ चेंज कर लेती हैं रिवर्स, जिसके कारण सर फ्लड देखने को मिलता है। और दूसरा रीज़न है सर थोड़ा सा टोपोग्राफी का, मतलब ये टोपोग्राफी नहीं, हमारे यहाँ मैनेजमेंट का इशू। फ्लड मैनेजमेंट का 70-75 साल अभी सर हो गया इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल काम अभी देखने को नहीं मिला है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या इनिशिएटिव करना ले चाहिए रहे हैं। आपके विचार से, ये मैनेजमेंट में है के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या उसमें सजेस्ट करना चाहेंगे सरकार? सर प्रेजेंटली इस पे काम चल रहा है जोर तोर से। जैसे सर एक हमने कोसी मेची लिंक, ये रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट लिया है बिहार गवर्नमेंट ने, जिससे सर वाटर सरप्लस जो रिवर है उसको डिफिशिट में ट्रांसफ़र किया जा सके एरिया वगैरह में, ताकि वाटर नीड्स भी पूरा हो और फ्लड का भी प्रॉब्लम कम हो। इसके अलावा सर एक माधव चितले कमेटी का रिकमेंडेशन आया था फ्लड मैनेजमेंट से लेकर के, तो उन्होंने सर डिसिल्टेशन के लिए कैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का यूज़ करना चाहिए, या फिर सर जादवपुर यूनिवर्सिटी का फिर एक रिसर्च था हमारे यहाँ सुपौल में,
कोसी रिवर के ऊपर कि मुझे क्या लगता है आपको बिहार में जो है एजुकेशन सिस्टम कैसा है अभी, इससे कैसा लग रहा है आपको? सर सही है या कुछ त्रुटियां हैं इसमें? सर कोई भी सिस्टम हम देखें कभी भी किसी भी टाइम स्केल में तो त्रुटियां तो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं सर, लेकिन इसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे नए टीचर्स का बहाली वगैरह किया जा रहा है, उनका ट्रेनिंग अच्छी तरीके से किया जा रहा है, प्लस सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है स्कूल में। हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया मॉडल भी तैयार हुआ है सर, बांका उन्नयन प्रोग्राम। वहाँ पे सर लगभग सारे इंस्टीट्यूशंस को बांका डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल स्क्रीन, टीवी और ये बायोमेट्रिक वगैरह से लैस कर दिया गया है ताकि अटेंडेंस, इनरोलमेंट, एजुकेशन का क्वालिटी सब सही किया जा सके। वाल्मीकि नगर का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है वहाँ? सर वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में, वहाँ VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और कहीं है क्या ये टाइगर रिजर्व इंडिया में? कहाँ कहाँ है? सर इंडिया में आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली कितना फिगर है, लेकिन 50s में 55 या 56 के आसपास है सर टोटल टाइगर रिजर्व। एक आध दो का नाम बताएंगे? बांधवगढ़ हो गया सर, और उसके अलावा जिम कॉर्बेट हो गया सर। चलिए ठीक ठीक है सर। सवाल जवाब के सागर में आपको बहुत लहराया जा रहा है, कुछ सवाल पूछे आपसे, छोड़ दिया जाए? यस सर, पूछिए। पूछें? बहुत सिंपल सवाल है, ईवीएम वर्सेस बैलेट बॉक्स, और बीच बीच में कुछ कुछ कोलाहल मचता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ईवीएम ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। क्या विचार है आपका? सर टेक्नोलॉजी हमेशा हमारे इश्यूज़ को दूर करने के लिए ही लाई गई है शुरू से ही। ईवीएम भी सर इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो वोटिंग का प्रोसेस है थोड़ा इजी हो सके, लेकिन सर कंसर्न है इसके साथ भी कि टेपरिंग हो जा रहा है या फिर मिसयूज़ किया जा रहा है ईवीएम का, ऐसा कंसर्न रेज करते हैं हर एक इलेक्शंस में अपोजिशन पार्टीज़ वगैरह। तो सर इसके लिए हम भाग नहीं सकते टेक्नोलॉजी के यूज़ से, क्योंकि सर कंसर्न्स को एड्रेस करना ज़्यादा सही रहेगा, बेटर ऑप्शन रहेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने इसको, जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, ये सारे त्रुटियां इसमें हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं हम एक दिन रखते हैं, आप लोग आइए और इसको बताइए और हमको सिखाइए कि कैसे इसको टेम्पर किया जा सकता है। तो शायद कोई नहीं गया, कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग, अधिकांश जो प्रोटेस्ट करने वाले थे नहीं गए। तो आपके विचार से ये जो अभी ईवीएम है वो फिट है? सर मेरा कुछ त्रुटि है तो सुधार किया जाए। हाँ सर, यही मेरा स्टैंड है कि अगर त्रुटि है तो ये टेक्नीशियंस या फिर जो एक्सपर्ट हैं उनका कमेटी वगैरह बना करके जिसमें अपोजिशन का भी रिप्रेजेंटेशन। कहीं वोट देने गए होंगे ना? हाँ सर, तो दिया। आपको कुछ त्रुटि नजर आई कहीं? सर मुझे पर्सनली नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं है। एक बता दीजिए, अभी बिहार सरकार ने आरक्षण नियमावली में परिवर्तन किया, यस, है ना? जुडिशियल रिव्यू की बात चल रही थी कि लोकहित में जो चीज़ें होंगी सरकार जो बना देगी अपने डेमोक्रेटिक अधिकार से, कंस्टिट्यूशनल अधिकार से, तो वह मानना पड़ेगा न्यायालय को, नहीं भी मानना पड़ सकता है, उसके स्क्रूटनी होंगे, उसके रिव्यू होंगे। तो यहाँ अभी संविधान ने किया है कि नहीं 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे, बाद में 10% EWS के लिए लागू हुआ 60, लेकिन यहाँ बिहार सरकार ने कर दिया उसमें 85। अब बताइए कि जुडिशियल रिव्यू में जाएगा तो क्या होगा इसका? कई राज्यों में ऐसे किए गए थे लोग, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया था किसी स्टेट में, तो उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। क्या लग रहा है इसका प्रोग्नोसिस, क्या लग रहा है आपको यहाँ का? सर जुडिशियल एग्जामिनेशन जो भी होगा वो तो सर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे छोड़ते हैं, वी शुड नॉट बी स्पेकुलेटिंग रिजल्ट्स। लेकिन सर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, EBC हैं, BC हैं, जिनके लिए बिहार गवर्नमेंट टारगेट कर रही है रिजर्वेशन, जिनको एक्सटेंड करने के लिए, सर मुझे लगता है कि देयर इज़ नीड कि उन्हें अपलिफ्टमेंट हैंड होल्डिंग दिया जाए रिजर्वेशन के थ्रू। बिहार सरकार ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में, भारत सरकार में एक प्ली भेजा है, एक आवेदन दिया है कि इसको ऐसा कर दिया जाए उपाय कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। क्या आग्रह किया गया है बिहार सरकार से? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9 एग्जिस्ट करता है सर, जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से लास्ट में बता दीजिए अंकित, पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय दलों का क्या भविष्य दिखता है? क्या भविष्य दिखता है? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इसीलिए ये ऑप्ट किया था ताकि जो रीजनल वॉइसेस हैं उनको जगह मिले हमारे डेमोक्रेसी में,
और सर मुझे लगता है कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगी रीजनल पार्टीज, और ज़रूरी भी है इनका एग्जिस्टेंस सर। लेकिन उनके बिहेवियर जो हैं, उनके जो हैबिट्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, वो क्या सही दिशा में जा रहे हैं? सर हमेशा प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों रहते ही हैं, लेकिन सर इसके लिए हमें सिस्टम को नकारना सही नहीं है। वो अपना जो उनका काम है वो कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, आप रिलैक्स होकर बैठिए।